प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संप्रभुता का अर्थ और उसके लक्षण देखे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर, ऑस्टिन्स थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। जॉन ऑस्टिन जो थे वे इंग्लैंड के विधिशास्त्री थे, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से बहुत प्रभावित थे और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी क्या था? कानून और परंपराओं के बीच में भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना, है ना। बेंथम भी यही चाहते थे, हॉब्स भी यही चाहते थे, क्योंकि है ना, तो बेंथम के समान ही ऑस्टिन ने भी कानून और परंपरा के बीच भेद किया है, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता को स्थापित करने का कार्य किया है। तो कानून के संबंध में ऑस्टिन का क्या विचार था कि वह कहते थे कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। ऑस्टिन क्या कहते हैं कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। और उनका कहना है, उन्होंने इस धारणा का, संप्रभुता की इस धारणा का प्रतिपादन किया है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी, है ना, और यह कहते हैं वह कि किसी समाज में अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है। क्या कहा है उन्होंने? यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करने का व्यस्त नहीं है ना, वह स्वयं किसी की आज्ञा का पालन करने का आदत नहीं है उसको, लेकिन किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और एक स्वतंत्र समाज होता है। जो समाज है वह कैसा समाज होगा? उस उच्च सत्ताधारी के साथ ही एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होगा। यह जो धारणा है, इस धारणा का प्रतिपादन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी परिभाषाओं में किया। उनके अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। देखिए, हम इन दोनों बातों का विश्लेषण करेंगे। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी जो कथन है उसमें हमको कई बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे पहली बात आती है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह भी हो सकता है, वो संप्रभु होता है। सबसे पहले तो एक संप्रभु होगा, और प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या आती है कि संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए, किसी न किसी रूप में वह होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती है, व्यक्ति होना ही चाहिए। ठीक है ना। यह तो एक ऐसा, अगला अगर हम इसकी बात देखते हैं तो उसमें हमारे को क्या निकल के आता है कि यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चितता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व ना हो, उसके ऊपर कोई भी कानूनी प्रभुत्व नहीं होता है। तीसरी बात जो हमारे सामने निकल के आती है कि इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित, अपरिमित होती है ना, एब्सोल्यूट शक्ति है और अनलिमिटेड शक्ति है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता है। निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है। तो ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता का स्थिर और निरंतर होना चाहिए, है ना। उसी के साथ वो कहते हैं कि प्रभु शक्ति का आदेश कानून है। जो वो संप्रभुत्व शक्ति है जो आदेश देती है वो क्या है? कानून है, और इस आदेश की अवहेलना करने वाला हमेशा दंड का भागी होगा। एक और बात इसके विश्लेषण से निकल के आती है कि सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है ना। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों या संघों में इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो ये जो 6 बातें हैं, ये हमको ऑस्टिन की जो परिभाषाएं थी, ऑस्टिन ने जिस प्रकार से संप्रभुता को प्रतिपादित किया था उसमें से निकलकर आती है। लेकिन आप ये देखें कि ऑस्टिन एक वकील था और उसने संप्रभुता के सिद्धांत की जो व्याख्या है केवल वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही की है। ऑस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए सर हेनरी बैन, ब्राइस, A.R. लॉर्ड, ब्लंचली, जेम्स स्टीफन, है ना, ये सिद्धांत की बहुत ही कटु आलोचना
करते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑस्टिन का सिद्धांत क्या था, है ना। लेकिन चूंकि वो एक वकील था और उसने अपने हिसाब से इसकी वैधानिक व्याख्या करी है, तो ये जो विद्वान हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। देखिए विद्वान इसकी आलोचना किस आधार पर करते हैं। पहला आधार जो उन्होंने दिया है वो दिया है कि समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के एक निश्चित संप्रभु की व्याख्या की गई है, व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यंत कठिन है ना। ऐसा संप्रभु नहीं मिल सकता, ऐसा आलोचकों का कहना है। कि सर हेनरी मेन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं, है ना। उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके, और मध्य युग में यह निश्चय करना कठिन था कि कोई संप्रभु समाज है या राज्य है। सामंत युग में तो सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना ही बहुत कठिन था, और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधान में संप्रभु को निश्चित करना बहुत कठिन है। मैन ने उदाहरण देते हुए कहा भी था कि महाराजा रणजीत सिंह के आदेश की सूक्ष्म अवज्ञा का परिणाम मृत्युदंड या अंगभंग हो सकता था, किंतु ऐसे शासक ने भी कभी कोई आदेश नहीं दिया जिसे ऑस्टिन के शब्दों में कानून कहा जा सके। किसी भी राजा ने इस तरह का कोई आदेश कभी नहीं दिया है ना। प्रजा पर नियंत्रण रखने वाले उनके नियम का जन्म उनकी प्राचीन प्रथाओं के द्वारा ही हुआ था, और उनका पालन सभी घरेलू जो समितियां थी उसके द्वारा किया जाता था। जैसा कि लीकॉक कहते हैं कि प्रभुत्व, राज्य एवं कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया है वह पूर्व जनजातियों पर लागू नहीं होता, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। और भी विद्वान कहते हैं कि समाज में ऐसे वास्तविक शासक को तो कभी खोजा ही नहीं जा सकता। तो समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है, ऐसा विद्वानों का मानना था। दूसरा कहा गया कि यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है, कि इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि संप्रभु कोई निश्चित शक्ति होती है लोक प्रभुसत्ता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं लोकतंत्र वाली बात करते हैं कि सारी प्रभुत्व शक्ति जनता के अंदर निहित है, और दूसरी तरफ जो ऑस्टिन है वो कहते हैं कि कोई संप्रभु होता है जिसके ऊपर सारी शक्तियाँ होती हैं। तो ऑस्टिन की कल्पना के वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम क्या होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों ही प्रकार के जो प्रभुताओं की सत्ता है उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना संभव भी नहीं है। जैसा कि मैकाइवर अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि आधुनिक राज्य, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, आधुनिक राज्य मॉडर्न स्टेट, कि ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर लागू होती है, क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो कहते हैं कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है, कि ऑस्टिन के सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं बिल्कुल सही नहीं है। वस्तुतः संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि इसके साथ साथ परंपरागत प्रथाएं हैं, न्याय संबंधी निर्णय हैं, वैधानिक टीकाएं हैं, और औचित्य पर आधारित जो राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इस संबंध में भारतीय विद्वान कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। आपने कौटिल्य का अध्ययन पहले पेपर में पूरी तरह से किया भी है। धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम और प्रथाएं तथा राजा के आदेश, ये सब मिलकर कानून का स्रोत बनते हैं, अकेला संप्रभु ही नहीं, है ना। कि संप्रभु के आदेश ही कानून होंगे ऐसा कहीं भी सही नहीं है। देखिए मैकाइवर भी इसमें कहते हैं कि राज्य को किसी रीतिवाज का विनाश करने या बदलने की तनिक भी शक्ति नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर यह प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित जरूर करता है। ठीक है ना। तो क्लार्क हैं, सिजविक हैं, लॉवेल हैं, विल्सन हैं, टी.एच. ग्रीन, लाइटवुड, मरियम और विलोबी, ये जितने भी लेखक हैं इन्होंने ऑस्टिन के सिद्धांतों की बहुत ही कड़ी आलोचना की है। फिर वो कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है, यह कथन असत्य है। ऑस्टिन के अनुसार है ना कि ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करते हैं, ये तो उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो संप्रभुता की ये जो सिद्धांत अविभाज्यता को उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है, और कर्तव्यों के बंटवारों से ये स्पष्ट है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। तो इसके अतिरिक्त वर्तमान समय के संघात्मक राज्यों के अंतर्गत
तो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में भी संप्रभुता के विभाजनात्मक जो तत्व हैं उसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संघ राज्यों में संप्रभुता संविधान निर्माती सभा में निहित रहती है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती, जबकि आवश्यकता संप्रभुता का मूल लक्षण है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता भी विभाजित होती है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है। जब बंटवारा होगा तो संप्रभुता का विभाजन होगा ही होगा। फिर ये कहा जाता है कि उसने शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है, कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन ने शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है। ऑस्टिन की धारणा से क्या प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धांतों का पालन शक्ति के आधार पर ही करवाती है, ठीक है ना। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय के कारण नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा से करती है, और उनके पालन में ही जनता का कल्याण निहित है। अगर इच्छा से कानून का पालन किया जाएगा तभी विकास संभव है। तो ऑस्टिन के सिद्धांत में शक्ति को जो अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, उसी के कारण हंसा कहते हैं कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है ना। नेक्स्ट कहा उन्होंने संप्रभुता असीमित नहीं है, कि ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है उसके अनुसार संप्रभुता का सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता है, किंतु आलोचक संप्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते। ब्लंशली लिखते हैं कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों में ही सीमित होता है, ठीक है ना। देखिए, आलोचकों के अनुसार व्यवहार में संप्रभुता की असंवितता पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। कौन कौन से हैं? जैसे नैतिक प्रतिबंध है कि संप्रभुता व्यक्ति तथा सामाजिक क्षेत्र के नैतिक नियमों से असीमित होती है। कोई भी संप्रभु अपने आदेश या कार्य द्वारा चोरी या वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों को कभी भी नैतिक नहीं बना सकता। तो एक तरह से नैतिक प्रतिबंध है। दूसरा रीति रिवाज और परंपराएं, कि रीति रिवाज तथा परंपराओं का भी संप्रभु की कानूनी शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध होता है। परंपराओं का राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्व है। कोई भी संप्रभु अपने अस्तित्व को खतरे में नहीं डालेगा और परंपराओं को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता है ना। और तीसरा है धर्म, कि भूतकाल में लगभग सभी राज्यों और वर्तमान समय में भी कुछ राज्यों में धर्म संप्रभु की शक्ति पर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। बहुत समय तक यूरोप में अनेक राज्यों में राज्याभिषेक उस समय तक अवैध माने जाते थे जब तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के रोम के पोप की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाती। और वर्तमान समय में भी पाकिस्तान जैसे अनेक राज्यों में संविधान का मूल आधार धर्म ही है। चौथा अब प्रतिबंध इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, कि वैज्ञानिक प्रगति तथा यातायात और संवाद वाहन के साधनों के विकास ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के बहुत समीप ला दिया है। और वर्तमान समय में एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत ज़्यादा सीमित होती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन किसी भी संप्रभु द्वारा विश्व जनमत का विरोध किया जाना संभव नहीं है। तो लास्की संपूर्ण मानवता के हित में राज्य की संप्रभुता को सीमित करने के पक्ष में हैं, और उनके विचार से संप्रभु की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित से मेल नहीं खाती है ना। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सीमित करते हैं। इस तरह से अन्य समुदाय भी हैं, कि वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण बहुत सारी आवश्यकताएं व्यक्तियों द्वारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे समुदायों की स्थापना की गई है। और इन समुदायों द्वारा व्यक्ति एवं राज्यों के जीवन के जो संबंध हैं उसमें कई कार्य किए जाते हैं। राज्य भी इन समुदायों के अस्तित्व का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो बहुलवादियों के अनुसार मानव निर्मित ये इच्छिक समुदाय भी राज्य की शक्ति पर बहुत बड़े प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो व्यवहार में संप्रभुता पर नैतिक प्रतिबंध, रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा प्रतिबंध, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा और अन्य समुदायों के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये अपने आप में असीमित नहीं है। फिर है प्रभुत्व की धारणा, बहुत ही घातक है इसमें, कि आंतरिक क्षेत्र में यदि सर्वोच्च सत्ता की धारणा को स्वीकार भी कर लें तो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में जबकि अणु बम और हाइड्रोजन बम जैसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, तो संपूर्ण मानवता से संबंधित प्रश्नों को किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए नॉर्मन एंजल ने कहा भी है अपनी पुस्तक अनसीन एसेन, है ना, उसमें लिखा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, और नॉर्मन एंजल तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हथियारों में उन्होंने माना है,
राज्य प्रभुत्व जो है वो प्रमुख हथियारों के अंदर माना गया है। लॉस्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है ना। वे एकदम से किसी को हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। हालांकि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है और उसकी आलोचना भी की गई है, फिर भी हम उसकी सिद्धांत की जो महत्वता है उसको नहीं नकार सकते। अधिकांश आलोचनाएं ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण, भ्रांति के कारण भी की गई हैं। ऑस्टिन ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है और यह सिद्धांत नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत है और उसके द्वारा किए गए सिद्धांत के इस विवेचन से प्रभुता के लौकिक व राजनीतिक रूपों की निश्चितता में ढल जाती है ना। तो आलोचक इसका आलोचना कर सकते हैं, परंतु फिर भी ऑस्टिन का सिद्धांत वैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। इसमें आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो बड़ा प्रश्न ही पूछा जाता है कई बार, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने परिभाषाएं दी हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न, उसके अंदर तो उन परिभाषाओं को दिया जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है, लेखक का नाम आपको लिखना होता है, लेखक की पुस्तक का नाम आपको लिखना होता है, जो मैंने इसके अंदर दे रखी है उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। और जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वह है कि राज्य की संप्रभुता संबंधी ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। जब आप आलोचनात्मक समीक्षा इसकी करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑस्टिन के सिद्धांत को देना होगा, ऑस्टिन ने इसकी क्या परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को देखते उसका विश्लेषण करना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और उसके बाद ऑस्टिन के सिद्धांतों की विभिन्न विद्वानों ने क्या आलोचना की है और उस आलोचना के साथ ही फिर भी उसका क्या महत्व है, यह आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूरा लिखना होगा। धन्यवाद बच्चों।